नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जेएनयू तनाजा, कन्हैया की पेशी के दौरान वकीला और तलबा में हाथापाई, पुलिस बनी तमाशाई, कन्हैया को 2 दिन की पुलिस तहवील। जेएनयू तनाजे के दंगल में कूदे अमित शाह, राहुल गांधी से किए तीखे सवाल, पूछा दहशतगर्दों की हिमायत कैसी हुब्बुल वतनी। जेएनयू तनाजे पर नीतीश कुमार का बयान, कहा बीजेपी और आरएसएस के लोग मुहिब्बे वतन, बाकी सब मुल्क दुश्मन, ऐसा नहीं चलेगा। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तैयारी, वजीर आजम ने कल 7RCR में बड़ी जमातों के लीडरों की तलब की मीटिंग। मैसूर मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर, बनारस और पटना गंदे शहरों की टॉप 10 फहरिस्त में। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से पीडीपी के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नईम अख्तर का बयान, कहा एजेंडा ऑफ अलायंस पर अमल की जरूरत। कर्नाटक के बिदर, देवदर्ग और हिबाल असेंबली हलकों के नतायज का कल किया जाएगा ऐलान। इंतखाबी नतायज रियासत की सियासत में मचा सकते हैं हलचल। दीप्ति अगवा मामला, एक तरफा मोहब्बत में किया गया अगवा, 5 अफराद गिरफ्तार। और ईटीवी उर्दू कश्मीर बुलेटिन के 10 साल मुकम्मल, ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने उर्दू के लोगों के एतमाद पर किया शुक्रिया अदा। तो चलिए खबरों की शुरुआत जेएनयू मामले से करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से सियासत भी तेज हो गई है। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी मामले पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां हुक्मरान जमात इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, वहीं अपोजिशन का कहना है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला इतना खराब हो गया कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर तलबा और वकला में हाथापाई भी हुई। फिलहाल तलबा यूनियन के सदर को 2 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। जेएनयू में पाकिस्तान की हिमायत में लगाए गए नारे पर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से कन्हैया के अलावा दिगर नारा लगाने वालों पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाए जाने का मुतालबा किया जा रहा है, वहीं अपोजिशन का कहना है कि कुछ लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। They are infiltrating and influencing all institutes of higher education. We have seen what happened in the Hyderabad Central University, where unfortunately a student, Rohit, had to commit suicide. You've seen what happened in the Film Institute at Pune, seen what's happened in the IIT Chennai, now what is happening in JNU. They are clearly trying to control higher education in India and convert that into spreading their ideology of Hindu Rashtra. मैं AISF का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस तरह से मारा गया है, यहाँ तमाम पब्लिक को मारा जा रहा है। इसलिए मारा जा रहा है पब्लिक को। देशद्रोही नहीं, कौन है देशद्रोही? कौन तय करेगा देशद्रोही? कौन तय करेगा देशद्रोही कौन है? ये तनाज़ा जब दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। वहां कुछ वकीलों के लिबास में एक सहाफ़ी की पिटाई भी की गई। पिटाई इस नाम पर हुई क्योंकि पीटने वालों का मानना था कि वो मुल्क के गद्दारों के साथ है। क्या किसी के भी बोलने से कोई गद्दार होता है या फिर गद्दारी का सर्टिफिकेट देना किसी खास ग्रोह के हाथ में है? ऐसा कहना है कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का। आरएसएस के खिलाफ बोलता है,
उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और ये लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। जेएनयू मामले को लेकर सियासी पार्टियों का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी जारी है और कांग्रेस के एक रुकन ने इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में उठाने की बात भी की है। लेकिन अगर इस मामले की तह तक जाना है तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ईमानदाराना जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जेएनयू की तरफ से नारेबाजी और इस पर खड़े तनाजे को लेकर वजारत बराए इंसानी वसाइल को एक स्टेटस रिपोर्ट भेजी गई है। वाज़ेह है कि वजारत की तरफ से जेएनयू तनाजे पर रिपोर्ट तलब की गई थी। इस रिपोर्ट में जेएनयू की तरफ से पूरे मामले की तफसील दी गई है। रिपोर्ट में इस आला सतही कमेटी के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसने इस मामले की पूरी जांच की है। कमेटी ने 8 तलबा को तालीमी सरगर्मियों से दूर रहने का हुक्म जारी किया है, जबकि वो तलबा कैंपस में एक मेहमान की तरह रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस ताल्लुक से हतमी रिपोर्ट 25 फरवरी को सौंपी जाएगी। वहीं कन्हैया कुमार की पेशी के वक्त अदालत में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी रुकन असेंबली ओम प्रकाश पर जेएनयू के तलबा और असातिज़ा को पीटने का इल्जाम है, तो वकीलों और सहाफियों में भी झड़प हुई। जो मार पीट के भाग रहा था उसे लोग पकड़ रहे थे, मैंने क्या करा? मारते पीटते नहीं करा, मारते पीटते दिख रहा है। नहीं मारा यार, नारा लगा रहा है जिंदाबाद, तो ठीक है बात ये आप लोग मारेंगे ठेका लेकर उसका भी देखिए ना, आप लोगों ने ठेका लेकर हां लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुबारक। पुलिस ने इनको प्रोटेक्ट किया है और ये वकील भी हैं। मैं पूछती हूँ क्या वकीलों का ये काम है कि लोगों को न्याय दिलाने के बाद लोगों को पीटेंगे? मुझे आज वाकई शर्म आ रही है कि ऐसे लोग देशभक्ति का नारा लगा रहे हैं। शेम ऑन ऑल गाइस। जिसने भी ऐसा किया वो कर तो गलत रहे और यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, जिस भी पक्ष ने किया, पर वो कौन लोग हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, जो जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस के पीछे का सच क्या है, ये सब जानने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है। आएगी तो आपके सामने रखेंगे। हमारी जो है अभी तो उसकी, क्योंकि आज उसका तीसरा, आज उसको पेश करना है, अभी तो उससे बातचीत जारी है। जब बातचीत जारी है तो निष्कर्ष तो निकलने का मतलब ही पैदा नहीं होता, तो निष्कर्ष जो निकलेगा उसके बारे में आपको सही समय पे सही जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इतना कहना मतलब सफिशिएंट होगा कि ये व्यक्ति उस दिन उस मजमे में शामिल था। तो जेएनयू तनाज़ा से जुड़ी कुछ और खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात जेएनयू तनाजे की कर रहे थे। इस पूरे तनाजे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जेएनयू के एहतजाज को हाफिज सईद से जोड़ने के मामले पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से सबूत मांगा है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं है, लिहाजा राजनाथ सिंह अपने इल्जाम को सच साबित करने के लिए सबूत पेश करें। दूसरी जानिब नीतीश ने इस बात की तरदीद की कि उन्होंने इशरत जहां को बिहार की बेटी करार दिया था। दीजिए, सब लोग तो प्रमाण मांग रहे हैं, तो प्रमाण क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? शेयर करिए, साझा करिए देश के साथ।
ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सामान्य किस्म की बात नहीं है, ये रूटीन अपराध नहीं है कि आप कहिएगा कि हम अपने सबूत को अदालत में पेश करेंगे। आप बताइएगा ना, इस देश में पूरी बहस हो रही है और आपने किसी पर आरोप लगाया है जिसके देशभक्ति पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है उस विचार के मानने वाले दल पर, तो इस प्रकार की बात करेंगे। वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, उनकी मां कह रही है, सब लोगों का बयान आ रहा है। उसके बाद हम भी मांग करते हैं कि आपके पास प्रमाण है उनके एंटी नेशनल। जेएनयू पर जारी मुल्क मुखालिफत के दंगल में अमित शाह ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे हैं। शाह ने पूछा है, क्या राहुल गांधी मुल्क की एक और तकसीम कराना चाहते हैं? शाह पर पलटवार करने के दौरान कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान से कांग्रेस की किरकिरी करार डाली। देखिए खास रिपोर्ट। दहशतगर्द अफजल गुरु को शहीद बताने वाले जेएनयू के प्रोग्राम से उठा तनाजा आग की तरह फैलता जा रहा है। सियासी सुरमा इस मुद्दे पर दो खीमों में बंट गए हैं। कांग्रेस, लेफ्ट, जेडीयू और आप जैसी पार्टियां इजहार ख्याल की आज़ादी की आड़ में तलबा की गिरफ्तारी की मुखालफत कर रही हैं, जबकि जेर इख्तदार बीजेपी और शिवसेना समेत एबीवीपी जैसी तंजीमें इसे मुल्क की शान से खिलवाड़ करार दे रहे हैं। जेएनयू पर जारी इस अनलिमिटेड जंग के बीच बीजेपी सदर अमित शाह ने पहले ब्लॉक बम फोड़ा और फिर मीडिया के सामने आकर राहुल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अफजल गुरु का समर्थन है। शाह ने राहुल से पूछा है, क्या राहुल गांधी ने मुल्क की अलाहिदगी पसंद ताकतों से हाथ मिला लिया है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में वे मुल्क का और एक बंटवारा चाहते हैं? क्या मरकजी हुकूमत का हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना मुल्क मफाद में होता? 1975 की इमरजेंसी को वो इंदिरा गांधी की हिटलरी नहीं मानते? सियाचिन में फौजियों की कुर्बानी को क्या वो इस तरह का खिराज देंगे? अफजल गुरु और कश्मीरी अलाहिदगी पसंदों की हिमायत कैसी हुब्बुल वतनी है? शाह ने कहा कि सोनिया और राहुल को मुल्क की 125 करोड़ आबादी के सामने इन सवालों के जवाब रखने चाहिए और राहुल गांधी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। देशद्रोहियों का साथ नहीं देना है तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जवाबी हमले के लिए नमूदार हुए पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला, लेकिन बीजेपी को धूल चटाने पहुंचे सुरजेवाला ने दहशतगर्द अफजल गुरु को ऐसी इज्जत बख्शी कि कांग्रेस की ही किरकिरी करा डाली। पार्टी का तमाशा बना तो सफाई भी दी, कहा जुबान फिसल गई। अफजल गुरु जी को, अफजल गुरु जी को, अफजल गुरु जी को स्लिप ऑफ टंग से अगर अफजल गुरु के आगे जी लग गया तो वो एक एरर था, वो एक गलती थी। लेकिन मामला इकलौता नहीं है। पहले भी दिग्विजय सिंह ऐसी नजीर पेश कर चुके हैं। हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। कांग्रेसियों के खेमे में दहशतगर्दों की इज्जत पर भी शाह ने खूब चुटकी ली। कांग्रेस के प्रवक्ता अफजल गुरु को अफजल गुरु जी भी बोल देते हैं क्योंकि जो मन में पड़ा है वो बाहर आता है। शाह के सवालों का जवाब राहुल और सोनिया कब देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे ये तय नहीं है, लेकिन सुरजेवाला और उनके साथी दिग्विजय के बयान शाह के शकूक की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि जेएनयू तनाज़े में लश्कर तैयबा के रोल से मुतालिक जांच के बाद ही हकायक मंजर आम पर आएंगे। बात नहीं है, वो जो ट्वीट था हाफिज सईद के नाम पे था, अब वो उसने खुद किया या उसने किसी प्रॉक्सी के थ्रू किया या किसी अन्य व्यक्ति ने जो उसके बिहाफ पे ट्वीट करता है किया, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है
और ये हम जरूर देखेंगे। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो ट्वीट हाईली जो है ब्लास्फेमस था एंड इट इंसाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द लॉफुली established government in India. So is there any other evidence other than that tweet which shows that Hafiz Saeed or Lashkar-e-Taiba was supporting the JNU congregation? देखिए, हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं इस बारे में आपसे तफसील से बात So you have no evidence so far on this matter? नहीं, ये आपका कहना गलत होगा। अभी देखिए, ट्वीट हमारे पास है। उसके अलावा कल भी कुछ ट्वीट नोटिस में आए हैं जो हाफिज सईद के नाम पे आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का निष्कर्ष आप जो निकाल रही हैं ये सरासर गलत है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में मैं जो भी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात स्वच्छ भारत की करेंगे। इसको लेकर एक फहरिस्त आज जारी की गई है जिसके मुताबिक कर्नाटक का मैसूर शहर मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर है। वहीं वजीर आजम मोदी का पार्लिमानी हलका बनारस का नंबर 65वां है। वजीर शहरी तरक्कियात वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ शहरों की यानी साफ सुथरे शहरों की फहरिस्त जारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम को किन शहरों ने किस रूप में अपनाया है, इसकी लिस्ट जारी हुई है। 1. Mysore in Karnataka. Congratulations to Karnataka for this top rank this time also. 10. Greater Mumbai, Maharashtra. So these are the top 10 cities that have come up in this. नहीं, बहुत खुशी है हमको। वी आर वेरी हैप्पी एंड इन फैक्ट वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इवन ड्यूरिंग लास्ट ईयर आल्सो एंड वी हैव रिटेन्ड दिस पोजीशन एंड वी हैव डन एक्सट्रीमली सम गुड वर्क इन मैसूर सिटी। मैसूर कर्नाटक नंबर 1, चंडीगढ़ पंजाब नंबर 2, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु नंबर 3, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नंबर 4, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश नंबर 5, सूरत गुजरात नंबर 6, राजकोट गुजरात नंबर 7, गैंगटॉक सिक्किम नंबर 8, पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र नंबर 9 और ग्रेटर मुंबई महाराष्ट्र नंबर 10। वहीं एम वेंकैया नायडू ने गंदे शहरों के नाम भी गिनाए। बॉटम नीचे कल्याण डोंबिवली महाराष्ट्र 64th रैंक, वाराणसी उत्तर प्रदेश 65th रैंक, मेरठ यूपी 69, पटना बिहार 70। कल्याण डोंबिवली महाराष्ट्र नंबर 64, बनारस यूपी नंबर 65, जमशेदपुर झारखंड नंबर 66, गाजियाबाद यूपी नंबर 67, रायपुर छत्तीसगढ़ नंबर 68, मेरठ यूपी नंबर 69, पटना बिहार 70। दरअसल मरकजी हुकूमत ने साफ सुथरे सिटीज की लिस्ट एक सर्वे की बुनियाद पर जारी की। ये सर्वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। QCI के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई के मुताबिक इस मुहिम के अगले फेज में 4000 शहरों को शामिल किया जाएगा। इस मर्तबा सर्वे में 22 रियासतों की राजधानी समेत 73 शहरों को शामिल किया गया। सर्वे का मकसद न सिर्फ शहरों के दरमियान साफ सफाई को लेकर मुकाबला आराई को बढ़ावा देना है, बल्कि हुकूमत को साल 2019 तक पूरे मुल्क को साफ सुथरा बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाज़रीन, ETV उर्दू का कश्मीर बुलेटिन जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन चुका है। इस बुलेटिन को शुरू हुए 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। ETV उर्दू कश्मीर के 10 साल मुकम्मल होने पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने
पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लोगों की जानिब से बुलेटिन के तईं अपनी मोहब्बत और दिलचस्पी दिखाने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि ईटीवी लोगों की आवाज बुलंद करता रहेगा। करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है ईटीवी उर्दू, कश्मीर के करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ है ईटीवी उर्दू। चैनल को कौम के साथ कैसे जोड़ना है, इसके सेकुलर स्वरूप को बनाए रखते हुए देश के हित में, राष्ट्रीय एकता के हित में क्या काम करना है और किस प्रकार से कौम के जो मुद्दे हैं उनको इफेक्टिवली ये चैनल उठाए ताकि सरकार का ध्यान उन मुद्दों पे जाए और सरकार और जनता के बीच यह चैनल एक पुल का काम करे। इसके साथ ही मुझे आशा है कि अगले 6 महीनों में संभवतः जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैनल हम लोग लेकर आ रहे हैं, एक 24 घंटे का न्यूज़ चैनल जो कि पूरे प्रदेश को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ेगा। और अब चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।